Welcome to VLearn. This is session number 4 of PHP. इस सेशन में हम पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वर साइड इंक्लूड्स के बारे में। देन विल डिस्कस अबाउट वर्किंग विथ MySQL सर्वर। हम MySQL डेटाबेस काम कैसे करता है वो समझने की कोशिश करेंगे और उसमें क्या क्या स्टेटमेंट्स लिखे जा सकते हैं एंड यूज़र कैसे बनाना है या किसी भी यूज़र को कोई डेटाबेस कैसे ग्रांट करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम MySQL सर्वर और PHP के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे एंड फाइनली विल क्रिएट ए ऑथेंटिकेशन पेज यूजिंग PHP जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन रहेगा। और उसके बाद हम सेशन और कुकी वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि रन टाइम में किसी भी बीच के पेज पे अगर यूज़र आता है तो यूज़र नेम पासवर्ड्स को वहाँ तक कैरी करके ले जाते हैं। That's all for what we are going to discuss in this particular session. Now let's begin the session with user defined functions. So first of all, open the server, then move on to the directory on which your document root is kept. ये इतना करने के बाद आपको क्या करना है, just create a new page which contains that user defined function. Okay, जैसे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के लिए मैं जो पेज क्रिएट कर रहा हूँ, आई एम नेमिंग इट एज UDF डेमो। Okay, UDF means user defined functions. Now here what we have to do, suppose in a page you want to keep a comment कि ये किस लिए बनाया था, तो आप कमेंट दो तरीक़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है, आप हैश से स्टार्ट कर सकते हैं कमेंट को, या फिर जैसे सी के अंदर रखते थे स्लैश स्टार एंड देन स्टार स्लैश पे एंड कर देंगे। So you can use this way also and you can use one more way, that is double slash. So whatever method you want you can use. ठीक है, so this file is created for user defined functions. Okay, so फंक्शन जब भी आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग आपकी हमेशा होगी फंक्शन कीवर्ड से। ठीक है, राइट फंक्शन, देन फंक्शन का नाम, आप जो भी नाम देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग हियर table. Okay, and what I want to create the function for is I just want to print the table of the number which is given as an argument to this function. So अगर फंक्शन के अंदर आप आर्ग्यूमेंट रीड करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे आप एक वेरिएबल डिफाइन कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग हियर $num। अगर आप इस वेरिएबल को ऑप्शनल रखना चाहते हैं कि अगर यूज़र देता है तो ठीक, नहीं देता है तो इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लीजिए, तो आप इक्वल टू एंड इसकी वैल्यू डिफाइन कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग हियर इक्वल टू 2। ओके, नाउ फंक्शन का स्कोप स्टार्ट करने के लिए ब्रेसल्स स्टार्ट कीजिए और क्लोज करने के लिए ब्रेसल्स क्लोज कर दीजिए। नाउ विद इन दिस फंक्शन यू कैन डू एनी एक्टिविटी दैट इज अवेलेबल इन PHP। आप इसके अंदर PHP के अवेलेबल कोई भी फंक्शन कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। आप इको करा सकते हैं, आप इसके अंदर जो है कोई फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं, आप यूज़र से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करा सकते हैं। एंड इवन
if you are permitted to use database, you can connect to the database also. Remember, whatever the activities you are performing that are bounded within this region, इसका स्कोप फंक्शन के स्टार्ट होने से एंड होने तक रहेगा. ठीक है. Now I just want to print the table, that's why I am going to echo all the things. Okay. So I require for loop for printing the table, $I starting from 1 and $I is ending at 10, $I plus plus. Now within this for loop, what I want to print I want to calculate the table as well as I want to print the table. So here what we got, just calculate the values, like val equal to $I multiplied with $num. Okay. Now come to echo $num $I equal to $val. Now हमने डिस्कस किया था कि PHP is a web scripting language and always your browser understands what HTML. So यहाँ पे तो हमें HTML चाहिए इसकी फॉर्मेटिंग के लिए. ठीक है. So we have to put some formatting using HTML. So here I am putting table tag. Table I am starting from at the top of the function. फंक्शन का शुरू होने के साथ साथ हमने एक टेबल स्टार्ट किया, इको टेबल, and with each echo I am adding a new row to this table. So here you can put tr tag, then td, and then slash td, again slash td, now slash td, slash td, and slash tr. This part is only for formatting. There is no relation with the calculation part with this. Okay. Now at the end what we have to do, we have to close the table tag. Now in most of the function we make some returns. आप सपोज अगर फंक्शन से कुछ रिटर्न कराना चाहते हैं तो यहाँ मेंशन कीजिए return and whatever the return value is. For example, table printed successfully. Okay, so you can return something. If you don't want to return, you may not return from anything from the function. Okay. Now अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? फंक्शन को कॉल करने के लिए, फंक्शन को डिफाइन करने के बाद स्क्रिप्ट के अंदर कहीं भी
आप फंक्शन का नाम लिखिए और उसको आर्ग्यूमेंट्स दे दीजिए. So in this way you can call the function. Now let's see the result for this particular page. So here you see that जब हमने उस पेज को एग्जीक्यूट किया ब्राउज़र पे जाके, तो ब्राउज़र पे जाके के एग्जीक्यूट करने पे 5 का टेबल प्रिंट हो गया. Why this 5 का टेबल was been printed? 5 का ही टेबल क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि हमने कॉल करते समय आर्ग्यूमेंट में 5 दिया था. सपोज हम कॉल करते समय आर्ग्यूमेंट में से 5 हटा देते हैं, now let's see what's happened. Come to the browser and just refresh. And you will automatically get table of 2. That means अगर हम आर्ग्यूमेंट देते हैं तो हमें अलग वैल्यू मिलती है, अलग रिजल्ट मिलता है. नहीं देते हैं तो हमने जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिया है उस आर्ग्यूमेंट को लेके बाकी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है. So in this way we can get whatever is needed. Now where to use this function? आप देखिए फंक्शन का यूज़ कहाँ कर सकते हैं. जब भी आपको कुछ भी यूज़र से कम्युनिकेट करना हो, आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का टास्क बार बार करना होता है, तो आप उसके लिए फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं. इससे आपका कोड बार बार लिखने का स्टेप बचेगा. आप इसको एक फाइल के अंदर रख करके वहाँ से बार बार कॉल कर सकते हैं. दैट हेल्प्स यू इन अ बेटर वे. प्रोग्राम के अंदर मॉड्यूलैरिटी आप इंक्रीज कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी एक फाइल में रखा हुआ फंक्शन दूसरे फाइल से कॉल कैसे होगा. सबसे पहले तो फंक्शन की कॉल यहाँ से हटा दीजिए. आई जस्ट वॉन्ट नॉट टू यूज फंक्शन कॉल फ्रॉम हियर. Okay, now come to the second step. Create another file. This file is created for server side include demonstration. So to create a server side include, what you have to do? You have to write here an statement like include. Then in include you have to define the file name. जैसे हमारी फाइल का क्या नाम था? udf demo.php. Okay. Now इस फाइल को एक बार कॉल कर लिया. अब इसके बाद इसमें रखे हुए किसी भी फंक्शन को आप यूज कर सकते हैं. सो फंक्शन वॉज table. I want to print table of 12, suppose. So in argument I have given 12. Now just save and quit and just check what's happening with this ssi.php. Okay. So come to your web browser and just change the URL from udf demo.php
to ssi.php, and here you can see it is table of 12 printed. In ssi.php we haven't written this code, but this action has been performed from your udf demo.php. That means that user defined function was being called from some other file. This is what we were supposed to do. Now in case of error, suppose फंक्शन डिफाइन करते समय हमारी इसी फाइल के अंदर कुछ एरर हो गया था, ठीक है. जस्ट मेक एन एरर हियर. So what I am doing here is I am just putting extra bristles. Now let's check what happened. If you look on to browser, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप पेज को रिफ्रेश करेंगे पेज आगे डिस्प्ले कुछ नहीं करेगा, ठीक है. बिकॉज इन केस ऑफ एरर, if you are not in debug mode, then your server doesn't allow you to display anything. Okay, and don't put servers in debug mode. So अब एरर कहाँ मिलेगी, लॉग फाइल के अंदर. So let's see the log file. So where the log file is, cat slash var slash log slash and pipeline grep and your application name. Now here you can see there is an error, and where that error is, error है आपकी slash var slash www slash php demo slash udf dot php के अंदर. और एरर क्या है लाइन नंबर 13 के अंदर, अनएक्सपेक्टेड स्कोप क्लोज है, ठीक है. नाउ वी हैवंट कॉल्ड दिस फाइल. हमने कहीं से भी यूजर ने इस फाइल के लिए रिक्वेस्ट नहीं दी थी, ठीक है. स्टिल यू कैन फाइंड एरर ओवर हियर. ओके, मीन्स आपको फाइल नेम ऐसा नहीं है कि अगर किसी इंक्लूडेड फाइल के अंदर होगा तो उस इंक्लूडेड वाले का ना मिल करके बाहर वाली फाइल का मिलेगा. यू विल गेट द फाइल नेम एग्जैक्ट एज पर द एरर इज. जहां एरर कर रखी होगी बस वही जगह मिलेगी आपको. सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फंक्शंस बनाने के बाद टेस्ट करना ज़रूरी है. अगर आप टेस्ट नहीं करते हैं उस केस में भी जब भी एरर होती है तो आपको पता चल जाता है कि एरर कहाँ से हुई है. Now there is one more case. Suppose फाइल को इंक्लूड करते समय हमने इंक्लूड वाली लाइन कहीं 2 बार लिख दी. मुझे ध्यान नहीं रहा कि फाइल ऊपर इंक्लूडेड है और मैंने यहां इसको एक बार और इंक्लूड कर दिया, ठीक है. Now see what's happened. If you execute this SSI, you will find that both the functions are running. ठीक है, कोड आपका पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है. आपने इसको जितनी बार इंक्लूड किया है आपका फंक्शन उतनी बार रीडिफाइन हुआ है. सो यू विल गेट एन एरर ऑल्सो दैट देयर इज अ रीडिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन. सो जिस फाइल के अंदर फंक्शंस हो उस फाइल को कभी भी इंक्लूड फंक्शन के हेल्प से नहीं इंक्लूड करना चाहिए. द इंक्लूड शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ include_once.
Here you find, अगर हम लॉग चेक करें तो हमें इसके अंदर एरर भी दिखती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्वाइस इंक्लूजन ऑफ सेम फाइल। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये वाली फाइल अगर एक बार इंक्लूड हो रही है, एक फाइल में अगर 2-3 बार भी कॉल होती है तो भी इंक्लूड एक ही बार हो, ताकि रीडिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन की एरर ना आए। तो व्हाट वी शुड डू, जस्ट राइट हियर इंक्लूड अंडरस्कोर वंस। ओके, सो जिन फाइलों के अंदर आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, आप उनको इंक्लूड वंस से ही इंक्लूड कीजिए। इसमें एक और फायदा होता है, अगर आप इंक्लूड वंस से इंक्लूड कर रहे हैं, सपोज फाइल एग्जिस्ट नहीं करती या फाइल का नाम गलत डाल रखा है आपने, in that case also it will not stop on the errors, it will prompt the error but it will go ahead। ऐसा नहीं होगा कि जहां पे एरर आ रही है वहीं रुक जाएगा सिस्टम आगे बढ़ेगा। नाउ देयर बिकम्स अनदर केस जहाँ पे कि हमें जो है कोई फाइल रिक्वायर्ड होती है, हम चाहते हैं कि नहीं ये फाइल अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो इसके बाद का काम ना हो। ठीक है, वी हैव रिटन सम सिक्योरिटी कोड्स and we want that file is required, then only we move ahead। So for that what we do here, we write here require। So write here require जब हम SSI अंडरस्कोर 1.php को एग्जीक्यूट करेंगे और अगर udf.php नाम से कोई फाइल नहीं है, जो भी नाम हमने यहाँ लिखा हुआ है इस नाम से फाइल नहीं है, तो इसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक एग्जीक्यूट होने वाला कोड लिख देते हैं ताकि हमें ये दिख सके। You will see that this test statement will also not be printed। Okay, just go to the URL of page SSI underscore 1.php and you can see it is saying that this page is not available। कह रहा है वेबसाइट डाउन है, पेज नहीं है। Why? Because the name that we have written udf.php it is not there। अगर ये फाइल होती तो ये आगे अलाउ करता आपको एक्सेस करने को। ठीक है, फिर आप इसको यूज़ कर सकते थे। आप फाइल का नाम चेंज करके देख लीजिए, UDF डेमो करिए, यू विल ऑटोमेटिकली गेट एक्सेस। जस्ट हैव अ लुक। So here what we have done, we have written UDF demo and now I am closing। Now go to your web browser and now refresh the content and you can see the test statement is printed as well as your user defined function is working। Okay, यानी रिक्वायर वाला पेज आपका केवल तभी चलेगा जब रिक्वायर के अंदर जो कंटेंट होना चाहिए वो सही है। दैट मीन्स द फाइल दैट यू आर लुकिंग फॉर इज अवेलेबल, देन ओनली यू कैन यूज द रिक्वायर, अदरवाइज रिक्वायर इज नॉट परमिटेड।
Now let's move on to the database. Database क्या होता है? It's basically collection of some tables where you can put your own collection with your own choice. ठीक है, डेटाबेस एक खास तरीके का टेबल्स का कलेक्शन होता है जहाँ पे आप अपनी हिसाब से टेबल्स क्रिएट करके रख सकते हैं. ठीक है, this is a database server and now we are going to create a database onto this. So before we go for the creation of database, just log on to the server first. And now I am going to create an user for access of database. So user create करने के लिए क्या करना होता है किसी भी database के अंदर? Create user, then आपका यूज़र नेम जो भी आप देना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम गिविंग PHP डेमो. नाउ कहाँ से एक्सेस देना चाहते हैं? इफ़ यू वांट टू अलाउ फ्रॉम द लोकल होस्ट ओनली और यू वांट टू अलाउ फ्रॉम एवरीवेयर. मैं सभी जगह से अलाउ करना चाहता हूँ इसलिए मैंने परसेंटेज दे दिया. देन आइडेंटिफाइड बाय and whatever the password you want to allow to this user. For example, I just want to give here password as 123 EWQASD. Okay. Here it is saying that the password that we are giving is not okay. Okay. So here just write a simple password. Okay. Now create an database. PHP demo. Now you have to grant privileges to the user. Grant all on PHP demo dot star to whatever user you have selected. For example, PHP demo @% now just log out from here. So to quit from MySQL server you have to write /q or quit. Okay. now अब लॉगिन होते हैं उस यूज़र से जो हमने अभी भी क्रिएट किया था. MySQL -u PHP demo -p. Sorry, it is denied for the local host. So just put here the host name for the computer. For example, here I am giving the IP address. Okay. Now go to use database name and show tables if you have created any table.
Now we haven't created any table, so you cannot see any table over here. Okay, let's move ahead. So I want to create a table. टेबल का नाम चाहिए मुझे लॉगिन. ठीक है, लॉगिन टेबल के अंदर मुझे नाम क्या क्या चाहिए, कौन कौन से फील्ड्स चाहिए. फर्स्ट फील्ड आई रिक्वायर इज यूजर नेम. टाइप say varchar of the size 50. Then password. Don't use password as a name because it is a keyword, so it will be difficult to access. Okay, for password I am using the keyword pass. Okay, type you can take varchar or text. So your table has been created. Now I am creating a user with the name virtual, and I am putting here password in a kind of hash. There is a hashing technique that you can use is MD5. So I am using MD5 password. Here you have to put the keyword values. Okay, so in this way you have entered a value. Now if you want to check that what is there in the database, right here select star from name of the table. Okay, here you can see there is only one entry. Okay, now come to your PHP server. Here I am going to create a file with the name database connection.php, or it seems to be a very big name, so put it dbconnection.php. Now if you talk about this dbconnection.php, here we have to mention the connection setting. Like I want to connect to the MySQL server, इसलिए हमको एक फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा mysql underscore connect, and in this connect you have to mention your server name. Like our server name was 10.0.4.53, and then here you have to mention the username of the server that we have created, php demo, and password as 12345 6. ओके, नाउ अगर कनेक्ट हो गया तब तो ठीक है, ये चल जाएगा. You will get a connection string and then you can access the connection. But अगर connection नहीं हुआ तो आपको पता कहाँ से चलेगा. For this here we write or then die. That means अगर connection नहीं बना तो यहीं पे connection को रोक दो. Means script इसके बाद नहीं चलेगी. ठीक है. And here we write some message like error in connection to database. Now if you want to show the user about what actual error is, डेटाबेस से जो एरर जनरेट हुई है आप वो दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे mysql underscore error
फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ MySQL underscore select underscore db. This function is used to select the database. For example, here we have to select PHP demo. ठीक है, अगेन इसके साथ हम लिखेंगे और डाई डेटाबेस ऑन डेटाबेस सर्वर नॉट फाउंड। डेटाबेस सर्वर के ऊपर हमें डेटा नहीं मिला, डेटाबेस नहीं मिला। आप एक्चुअल एरर लिखना चाहें तो MySQL underscore error। ठीक है, so these two lines are responsible for connection between your MySQL server and your web server. Now what I want to have one more thing. I want to get connected and see the data from there. ठीक है, अब मुझे उस पर क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हमको क्वेरी के रिजल्ट को स्टोर करना होता है। सो रिजल्ट इक्वल टू MySQL underscore query and write here query whatever you want to communicate with the MySQL server. For example, I want here select star from login. Okay, now your statement like or die ओके। अब अगर डेटा आ गया, अगर एरर है तो इट विल डिस्प्ले द एरर, बट इफ देयर इज नो एरर देन व्हाट हैपेंस, यू विल हैव सम डेटा इन रिजल्ट। सो इसको कैसे डिस्प्ले करेंगे? फॉर दिस वी गो फॉर while loop while $row equal to MySQL underscore fetch underscore array $result, and in this what we do, we echo $row। कौन सा एलिमेंट आप देखना चाहते हैं? जैसे फर्स्ट एलिमेंट देखना चाहते हैं तो 0 पे मिलेगा। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट देखना चाहते हैं तो 1 पे मिलेगा। और हमने इसमें 2 ही एलिमेंट्स रखे थे इसलिए ये 2 में ख़त्म हो जाएगा। बट इफ you are putting more than one row, so you can ask more than one column, then you can ask for more than one columns also. It will display all the rows. Now let's see web browser. So इसको वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करने के लिए just come to the web browser and select the URL right here. dbconnection.php, and you can see that we can access the user. Okay, so username and the password, both things are displayed in a hash. The password is displayed here. हमें ये डिस्प्ले नहीं करना था, हमें जस्ट डेटाबेस से कम्युनिकेशन चेक करना था. Our web server is communicating with the database. In next part of the session, we'll discuss about how we can create a login page and how we can authenticate the user. Means we'll be working on database authentication. That's all for this session.